नमस्कार, स्वागत है सभी शिक्षक भाइयों बहन का जो भी शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं। आई होप कि आप लोगों की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। तो ये हम लोगों का प्रैक्टिस सेट 5वां होगा जो ट्यूटोरियल का प्रैक्टिस सेट चल रहा है और रंजीत सर की प्रैक्टिस सेट तो हम लोग चला ही रहे हैं, यानी अल्टरनेट हम लोगों का प्रैक्टिस सेट चल रहा है। कभी बिहार से भी प्रश्न जाता है तो हर तरह की वीडियो आप लोगों के पास पहुँच रही होगी, आई होप। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की तरफ, क्योंकि समय बहुत कम रह गया है और अगर अपने लिए एक शिक्षक पद चाहिए तो उसके लिए मेहनत बहुत करना पड़ेगा, क्योंकि कंपटीशन बढ़ गया है। तो शुरू करते हैं हम लोग पहले प्रश्न की तरफ। अगर आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पहला प्रश्न है हमारा, आंग्ल मैसूर युद्ध किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था। देखिए पूछा कि तीसरा जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था वो किस अंग्रेज जनरल जो गवर्नर जनरल थे उनके कार्यकाल में हुआ था। तो वो हुआ था लॉर्ड कॉर्नवालिस के काल में। अच्छा, अगर चौथा पूछ लेता है तो चौथा जो हुआ था आंग्ल मैसूर युद्ध वो हुआ था लॉर्ड वेलेस्ली के समय में, ठीक है। लेकिन इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। कब हुआ था, तो 1790 से 92 तक, ठीक है। इसका ये डेट भी याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। तो ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, वो थे दादा भाई नौरोजी। कौन थे, दादा भाई नौरोजी थे पहले ब्रिटिश। इनको क्या कहा जाता है, इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया का भी कहा जाता है। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इनकी एक पुस्तक है पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है। तो ये भी 1-2 पॉइंट इनसे याद रखना है। तीसरा हमारा है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। अच्छा, अब ये कुछ घटनाएं दी गई हैं, जैसे नील विद्रोह हो गया, संथाल विद्रोह हो गया, दक्कन का दंगा या सिपाही विद्रोह। तो ये कब कब हुआ है उसके घटना के क्रम अनुसार लगाना है। तो नील विद्रोह कब हुआ था, तो नील विद्रोह जो हमारा हुआ था वो हुआ था 1859 से लेकर के, 1 मिनट लिखते जा रहे हैं, 1859 से 1860। संथाल विद्रोह कब हुआ था, तो संथाल हुआ था 1855 से 56। सिपाहियों का विद्रोह हुआ था 1857 से 59 तक हुआ था। और जो ये दक्कन का विद्रोह हुआ था वो हुआ था 1875 ईस्वी में। तो देख लीजिए कि सबसे पहले कौन आएगा, तो सबसे पहले हमारा आएगा संथाल विद्रोह, यानी सबसे पहले आएगा 2, उसके बाद आएगा 4, 2 4 किस में है, 2 ऑप्शंस में दिया हुआ है, 2 और 4। उसके बाद क्या आ गया, 2 4, फिर कौन सा आएगा 59, यानी नील विद्रोह। तो 2 4 3, इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा। तो देखिए इस प्रकार से हम कंफ्यूज हो सकते हैं, जैसे 2 4 3 1 और इसमें दिया है 2 4 1 3। तो हमारा सही जो आंसर होगा वो होगा 2 4 1 3, क्योंकि 1875 सबसे लास्ट में दक्कन दंगा हुआ था, ठीक है, इस अकॉर्डिंग। तो आंसर हो गया डी, ये नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। मंगल पांडे ने विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो मंगल पांडे ने विद्रोह का नेतृत्व कहाँ से किया था, तो वो किए थे बैरकपुर से। कहाँ से, बैरकपुर से किए थे। अगला प्रश्न हमारा, इसका डेट भी याद कर लीजिए कि कब किए थे, तो 29 मार्च 1857 में। अगला प्रश्न है, बिहार बंगाल काश्तकारी अधिनियम कब पारित किया गया था। बिहार और बंगाल का जो काश्तकारी अधिनियम है वो कब पारित किया गया था, तो वो पारित किया गया था 1885 ईस्वी में, ठीक है। इसका आंसर क्या हो गया, ए हो गया। अगला प्रश्न हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम को अपनाया था। मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन में राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम को अपनाया था। तो वो किस अधिवेशन में अपनाया था, तो वो अधिवेशन था कराची सत्र 1931 में। कराची सत्र 1931 में जो थे वो क्या अपनाए थे, राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम को अपनाया था, ठीक है। उसके अध्यक्ष कौन थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। वर्ष 1823 में लाइसेंसिंग रेगुलेशन एक्ट किसने पेश किया था। लाइसेंसिंग रेगुलेशन एक्ट बोल रहा है कि किसने पेश किया था, कब, तो 1823 ईस्वी में। तो वो पेश किए थे जॉन एडम्स। कौन, जॉन एडम्स। इसका आंसर क्या हो गया, सी हो गया। फ्रेंड्स 8वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने नील दर्पण का अंग्रेजी में अनुवाद किया है। तो वो किए हैं मधुसूदन दत्त। नील दर्पण किसकी रचयिता है, तो वो है दीनबंधु की, ठीक है। ये बंगाली भाषा में एक नाटक था। इसका आंसर क्या हो गया, बी हो गया। समाचार पत्र हिंदुस्तान टाइम के संपादक कौन थे, तो वो थे के.एम. पणिकर। इसका आंसर क्या हो गया, सी हो गया। अगला प्रश्न हमारा, पुस्तकें राजयोग, कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग किसके द्वारा रचित है या किसके द्वारा लिखी गई है। तो वो लिखी गई है स्वामी विवेकानंद के द्वारा। किसके द्वारा, स्वामी विवेकानंद के द्वारा लिखी गई है। कर्मयोग, राजयोग ये सब लिखी गई है। अच्छा, 12 किनके जन्मदिन पर जो युवा दिवस मनाया जाता है, तो वो स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर ही मनाया जाता है, 12 जनवरी को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
किसके नेतृत्व में ठगी प्रथा का दमन हुआ था? किसके नेतृत्व में हुआ था? तो वो हुआ था कर्नल स्लीमैन के नेतृत्व में। कर्नल स्लीमैन के नेतृत्व में ठगी प्रथा का क्या हुआ था? दमन हुआ था। 12 प्रश्न है, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? तो वो माना जाता है रिपन को। किसे माना जाता है? रिपन को माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने 1904 के भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम को प्रतिगामी उपाय बताया है? किसने बताया है विश्वविद्यालय अधिनियम को प्रतिगामी उपाय? तो वो बताए हैं गोपाल कृष्ण गोखले। आंसर क्या हो गया? ए हो गया। अगला प्रश्न, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934 के गठन के दौरान भारत का वायसराय कौन था? 1934 में भारत का वायसराय कौन था? तो वो थे लॉर्ड विलिंगटन। कौन थे? लॉर्ड विलिंगटन थे। 15 प्रश्न है, हम ब्रिटेन की बर्बादी से अपनी स्वतंत्रता नहीं चाहते, किसने कहा? किसने कहा है कि हम ब्रिटेन की बर्बादी से अपनी स्वतंत्रता नहीं चाहते? वो हमारे सीधे साधे महात्मा गांधी। आंसर हो गया बी। दांडी मार्च के दौरान रघुपति राघव राजा राम गीत किस प्रसिद्ध संगीतकार द्वारा लिखा गया है? किसके द्वारा गाया गया था? तो वो गाया गया था दिगंबर विष्णु पलुस्कर के द्वारा। किसके द्वारा? दिगंबर विष्णु पलुस्कर के द्वारा गाया गया था। अगला प्रश्न, गांधी जी की अनुपस्थिति में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? गांधी जी की अनुपस्थिति में भारत छोड़ो आंदोलन का जो नेतृत्व है वो किसके द्वारा किया गया था? तो वो किया गया था अरुणा आसफ अली के द्वारा। किसके द्वारा? अरुणा आसफ अली के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने अपने शासनकाल के दौरान एक नया कैलेंडर, एक नई प्रणाली या सिल्का और नए पैमाने या वजन एक माप की शुरुआत की थी? बाप रे, ऐसा प्रश्न आ जाएगा। देख लीजिए, किसके शासनकाल के दौरान एक नया कैलेंडर, एक नई प्रणाली या सिक्का या फिर एक नए पैमाने एवं वजन या माप की शुरुआत की गई थी? तो वो किया गया था टीपू सुल्तान के। किसके शासनकाल में? टीपू सुल्तान के शासनकाल में। 19 प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान गांधी जी ने 1 वर्ष में स्वराज का वादा किया था? तो वो कौन सा आंदोलन था? वो था असहयोग आंदोलन। अगला प्रश्न 20 प्रश्न है, क्लेमेंट एटली ने की घोषणा के अनुसार भारत में ब्रिटिश शासन की समाप्ति किस तिथि तक होनी थी? तो क्लेमेंट एटली ने यह घोषणा किया था कि वह ब्रिटिश जो शासन की समाप्ति की तिथि की क्या घोषणा की थी? वह यह घोषणा किया था कि 30 जून 1948 तक वह भारत छोड़कर चला जाएगा। ठीक है, मतलब वह 30 जून 1948 को भारत छोड़ देगा, इसकी यह घोषणा की थी। तो इसका आंसर क्या हो गया? डी हो गया। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? ये तो सबको पता होगा कि कैबिनेट मिशन जो है वो भारत कब आया था? तो मार्च 1946 में। कब आया था? मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सही नहीं है? सिंधु घाटी के बारे में बोल रहा है कि कौन सा सही है। सॉरी, देखिए इसी प्रकार से गलती हो जाता है। तो कौन सा सही है? उन पर व्यापारियों के एक वर्ग का शासन था। नगर निगम लोगों की नागरिक सुविधाओं की देखभाल करता था। वे बोस्ट्रोफेडोनिक शैली की स्क्रिप्ट का उपयोग करते थे। जो सिंधु घाटी के सभ्यता थे उनके बारे में बताया जा रहा है। इनमें से सभी, तो ये जो सभी जो दिया गया है तथ्य, ये सभी सही है क्योंकि ये सभी सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में क्या है? सही बातें कही गई हैं। इसका आंसर क्या हो गया? डी हो गया। अगला प्रश्न है, रामायण, महाभारत और मनुस्मृति निम्नलिखित में से किस अवधि के दौरान संकलित किए गए थे? रामायण, महाभारत, मनुस्मृति किस अवधि के दौरान संकलित किए गए थे, मतलब रचना की गई थी इनकी? तो वो किया गया था शुंग काल में। कब? शुंग काल में किया गया था। इसका आंसर क्या हो गया? सी हो गया। मथुरा और गंधार कला के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मथुरा और गंधार कला के बारे में बोल रहा है कि कौन सा कथन जो है सही है। तो कौन सा कथन सही है? देख लीजिए, कनिष्क काल में इन दोनों कलाओं का विकास हुआ था, सही है। नील ग्रे बलुआ पत्थर मथुरा कला की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी, आई थिंक नहीं। गंधार कला में बौद्ध और जैन धर्म का प्रभाव है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा मथुरा और गंधार कला के बारे में कि कनिष्क काल में इन दोनों कलाओं का क्या हुआ था? विकास हुआ था। आंसर क्या हो गया? ए हो गया। देखिए इसको थोड़ा सा समझ लीजिए कि कब हुआ था। वो तो कुषाण वंश में हुआ ही था गंधार कला और मथुरा कला का, लेकिन जो वहाँ पर एक दिया हुआ था कि नीला ग्रे बलुआ पत्थर मथुरा कला के बारे में दिया गया था, लेकिन ये किस कला में प्रयोग होता था? तो गंधार कला में नीला ग्रे बलुआ पत्थर प्रयोग किया जाता था। और गंधार कला में क्या था? तो आध्यात्मिक बुद्ध की मूर्ति बनाई जाती थी और मथुरा कला में मुस्कुराते हुए बुद्ध की मूर्ति बनाई जाती थी। मथुरा कला में किसका प्रयोग होता था? तो धब्बेदार लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग होता था। तो ठीक है, इन पॉइंट को यह ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं।
भारतीय इतिहास में प्रसिद्ध ऐहोल अभिलेख का संबंध किस शासक से है? ऐहोल अभिलेख का संबंध पूछ रहा है कि किस शासक से है, तो वो है पुलकेशिन द्वितीय से। किससे? पुलकेशिन द्वितीय शासक से है। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से किस विचारधारा को लोकायत दर्शन के रूप में जाना जाता है? किस दर्शन के रूप में? लोकायत दर्शन के रूप में, तो वो जाना जाता है चवार्क को। किसको? चवार्क को जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, किस दिल्ली सुल्तान ने सबसे अधिक संख्या में नहरें बनवाई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये बार बार पूछता है कि वो कौन सा सुल्तान था जिसने अधिक संख्या में नहरें बनवाई थी, तो वो था फिरोज शाह तुगलक। कौन था? फिरोज शाह तुगलक था। प्राचीन भारत के संदर्भ में वाग्भट द्वारा लिखित अष्टांग संग्रह का संबंध है। अष्टांग संग्रह का संबंध किससे है? जो कब लिखा गया था? वाग्भट द्वारा। ठीक है, तो वाग्भट द्वारा लिखे गए अष्टांग जो संग्रह है उसका संबंध किससे है? चिकित्सा से है। इसका आंसर क्या हो गया? बी हो गया। अगला प्रश्न हमारा, चिश्ती संप्रदाय के किस सूफी संत को चिरागे दिल्ली के नाम से जाना जाता है? तो किसको जाना जाता है? वो जाना जाता है शेख नसरुद्दीन मोहम्मद को। किसको? शेख नसरुद्दीन मोहम्मद को जाना जाता है। आंसर क्या हो गया? बी हो गया। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत में इक्ता प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? तो दिल्ली सल्तनत में इक्ता प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? वो किया था इल्तुतमिश ने। इसका आंसर क्या हो गया? बी हो गया। पोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? पोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो वो किया जाता है फलों का अध्ययन। अच्छा, फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो याद रखिए, फूलों के अध्ययन को कहते हैं फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर फूलों के अध्ययन को कहते हैं। सब्जियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो ओरिकल्चर कहते हैं। और कीटों के अध्ययन को कहते हैं एंटोमोलॉजी। ठीक है, इतना याद रखना है। अगला प्रश्न है हमारा, इको मार्क प्रतीक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जो इको मार्क दिया जाता है ना, वो किसके लिए संबंधित है? तो वो हमारा संबंधित है पर्यावरण के लिए सुरक्षित सामग्री से। किससे संबंधित है? तो पर्यावरण के लिए सुरक्षित सामग्री से संबंधित है। इसका आंसर क्या हो गया? बी हो गया। नेक्स्ट प्रश्न 33 प्रश्न है, एक अनविनीकृत ऊर्जा का स्रोत है। एक अनविनीकृत ऊर्जा का स्रोत है, तो वो क्या है? वो है पेट्रोलियम। इसका आंसर क्या हो गया? बी हो गया। वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार 0 से 6 वर्ष की आयु वर्ग में बाल लिंगा अनुपात बिहार के किस जिला में सबसे कम था? पूछ रहा है कि किस जिला में सबसे कम था? 0 से जो 6 वर्ष की आयु में बच्चों की जो लिंगा अनुपात है वो किस में कम था? तो वो किस में कम था? तो वो था हमारा वैशाली जिला में। किस में? वैशाली जिला में सबसे कम था। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन सा जो है वो सही सुमेलित नहीं है, तो देख लेते हैं कि कौन सा नहीं है। नीरज चोपड़ा भाला फेंक से है, अवनी लेखरा पैरा निशानेबाजी, कृष्णा नागर पैरामेडिकल से, और मित्राभ गुहा हॉकी से। तो इसमें कौन सा पूछ रहा है कि सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा डी, क्योंकि ये किससे संबंधित है? शतरंज से। ठीक है, तो शतरंज से। शतरंज। आगे बढ़ते हैं। समान दृष्टि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन आवश्यक होता है? समान दृष्टि के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक होता है? तो वो होता है हमारा रेटिनॉल। कौन सा? रेटिनॉल आवश्यक होता है। सुगम्य भारत अभियान संबंधित है। सुगम्य भारत अभियान किससे संबंधित है? तो वो है दिव्यांग व्यक्तियों से। दिव्यांग व्यक्तियों से संबंधित है। यूनेस्को की स्थापना कब की गई थी? तो यूनेस्को की स्थापना की गई थी नवंबर 1945 ईस्वी में। इसका आंसर क्या हो गया? ए हो गया। विष्णुपद मंदिर बिहार के किस जिले में स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि विष्णुपद जो मंदिर है बिहार के किस जिले में है? तो वो है गया जिले में। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक को, आप भी एक प्राथमिक स्तर पर शिक्षक बनने जा रहे हैं, तो आप देखिए कि सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या होनी चाहिए? पढ़ाने की उत्सुकता, धैर्य एवं दृढ़ता, शिक्षण पद्धतियों और विषयों के ज्ञान में दक्षता, मानक भाषा में पढ़ाने में दक्षता। तो क्या होना चाहिए फ्रेंड्स? आप खुद सोचिए। तो देखिए, छोटे बच्चे बहुत हुड़चिल्लापन करते रहते हैं, मतलब बदमाशी करते हैं, तो इसके लिए शिक्षक में, प्राथमिक स्तर के जो शिक्षक हैं उनमें धैर्य होनी चाहिए और दृढ़ता होनी चाहिए। इसका आंसर क्या हो गया? बी हो गया। 41 हमारा प्रश्न है, किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा स्वधरोहर उत्सव का आयोजन किया गया है? किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है? तो वो किया गया है हमारा संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। दिसंबर 2022 में यह किया गया है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया? सी हो गया। सुपर कंप्यूटर परम शक्ति को कहाँ स्थापित किया गया है? सुपर कंप्यूटर परम शक्ति को कहाँ स्थापित किया गया है? तो वो किया गया है IIT खड़गपुर। कहाँ किया गया है? IIT खड़गपुर में। इसका आंसर क्या हो गया? ए हो गया। अच्छा, परम शक्ति जो है, परम शक्ति को तो IIT खड़गपुर में शामिल किया गया है। एक परम कामरूप है, उसको कहाँ शामिल किया गया, रखा गया है? तो वो किया गया है बी, गुवाहाटी में किया गया है।
परम अनंत को कहाँ किया गया है? तो गांधीनगर में स्थापित किया गया है तथा परम गंगा को IIT रुड़की में स्थापित किया गया है। ठीक है, लेकिन इसका आंसर हो गया हमारा ए। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना ने किस देश के साथ संयुक्त परीक्षण अभ्यास साइक्लोन 1 का शुभारंभ किया है? भारतीय सेना जो है उसने किस देश के साथ साइक्लोन 1 का शुभारंभ किया है? तो किस देश के साथ किया है? वो किया है मिस्र के साथ। आंसर क्या हो गया? ए हो गया। अगला प्रश्न हमारा, पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन प्रदर्शनी किस देश में आयोजित किया गया है? पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिए तो वो किस देश में आयोजित किया गया है? वो किया गया है स्पेन में। किस में? स्पेन में आयोजित किया गया है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के संदर्भ में, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट जो 2022 है उसके संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? बड़े राज्यों में प्रथम स्थान कर्नाटक का है, इसमें बिहार का स्थान अंतिम है, इसमें पश्चिम बंगाल का स्थान अंतिम से दूसरा है, छोटे राज्यों में सिक्किम श्रेष्ठ है। तो कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य जो है कि इसमें बिहार का स्थान जो है अंतिम है। ठीक है, ये कथन क्या है? असत्य। बिहार का स्थान जो है इसके अंतर्गत, किसके अंतर्गत? जस्टिस रिपोर्ट के अंतर्गत 16वें स्थान पर है। ठीक है, तो इस बात को भी ध्यान रखना है कि किस स्थान पर है? तो 16वें स्थान पर है, यानी नीचे से तीसरे स्थान पर। इस प्रकार से भी पूछ सकता है कि नीचे से तीसरा है या ऊपर से तीसरा है, तो नीचे से तीसरे स्थान पर है। अगला प्रश्न हमारा, फोर्ब्स 2022 द्वारा जारी विश्व की 100 सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं में भारत के वित्त मंत्री श्री निर्मला सीतारमण को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 100 सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं में पूछ रहा है कि जो भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है उनको कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो वो प्राप्त हुआ है 36वां स्थान। इसका आंसर क्या हो गया? बी हो गया। फीफा विश्व कप 2022 के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? असत्य पूछ रहा है फीफा 2022 के संदर्भ में, तो कौन सा कथन असत्य है? तो वो असत्य हो जाएगा कि अर्जेंटीना ने यह दूसरी बार खिताब जीता है। यही कथन क्या हो गया? गलत हो गया। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा राज्य स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? वह कौन सा राज्य है जो जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? कौन सा राज्य है? तो वो है तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य जो है परिवर्तन करने वाला क्या बन गया है? देश का पहला राज्य बन गया है। अगला प्रश्न हमारा, किस विभाग के पौधे को पादप वर्ग का उभयचर कहा जाता है? पादप वर्ग का उभयचर कहा जाता है। किस विभाग के पौधे को कहा जाता है? तो वो कहा जाता है हमारा ब्रायोफाइटा। क्या कहा जाता है? ब्रायोफाइटा को कहा जाता है उभयचर। ठीक है, पादप वर्ग का उभयचर कहा जाता है। इसका आंसर हो गया हमारा ए। सभी जीवों की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। सभी जीवों की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? तो वो है फ्रेंड्स हमारी कोशिका। आंसर सी। अस्थि है। अस्थि क्या है? तो अस्थि एक संयोजी उत्तक है। अस्थि क्या है? अस्थि एक संयोजी उत्तक है। अगला प्रश्न, पीत का निर्माण होता है। तो पीत का निर्माण कहाँ होता है? वो होता है यकृत में। इसका आंसर क्या हो गया? बी। मनुष्य का हृदय किस झिल्ली द्वारा घिरा रहता है? मनुष्य का हृदय जो है किस झिल्ली के द्वारा घिरा रहता है? तो वो रहता है पेरिकार्डियम के द्वारा। किसके द्वारा? पेरिकार्डियम के द्वारा मनुष्य का हृदय जो है झिल्ली जो है वो घिरी रहती है। रेजिन किस पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है? रेजिन जो है वो किस पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है? तो वो है चीड़ का। किसका? चीड़ यानी पाइन का। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? तो ये तो सभी को पता है कि किसे कहा जाता है? प्यूटरी ग्रंथि को। इसका आंसर बी हो गया। पक्षी तथा चमगादड़ के पंख किस अंग के उदाहरण हैं? पक्षी और चमगादड़ के जो पंख होते हैं वो किसका उदाहरण होते हैं? तो वो उदाहरण होते हैं असमजात का। किसका? असमजात अंग के उदाहरण होते हैं। इसका आंसर क्या हो गया? बी हो गया। निम्न में से किस भौतिक राशि की इकाई में समय का 2 बार उपयोग होता है? अच्छा, भौतिक इकाई में समय का 2 बार उपयोग होता है तो वो होता है त्वरण में। किसमें? त्वरण में होता है। अगला प्रश्न, बस के अचानक रुकने से बस में बैठे यात्रियों का शरीर आगे की ओर झुक जाता है। इसका कारण क्या होता है? जैसे बस में आदमी बैठा हुआ है और अचानक रुकने पर क्या होता है? यात्री का शरीर ऐसे आगे धक्का करके झुक जाता है। तो इसका कारण क्या होता है? तो इसका कारण होता है गति में जड़त्व का। क्या कारण होता है? गति में जड़त्व का कारण होता है। अगला प्रश्न हमारा, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तन करने की युक्ति को क्या कहते हैं? प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तन करने की युक्ति को क्या कहते हैं? तो वो कहते हैं रेक्टिफायर। क्या कहते हैं? रेक्टिफायर। आंसर बी। यदि किसी गतिमान वस्तु के वेग को दुगना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? उसकी गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उसकी गतिज ऊर्जा जो है वो क्या हो जाएगी? चौगुनी हो जाएगी। आंसर क्या हो गया? डी हो गया। कि वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती हैं क्या कहलाती हैं?
वे वस्तु जो प्रकाश को क्या करती है, उत्सर्जित करती हैं, वे क्या कहलाती हैं, तो वो कहलाती हैं प्रदीप्त। क्या कहलाती हैं, प्रदीप्त कहलाती हैं। अगला प्रश्न, उत्तल लेंस की क्षमता होती है, उत्तल लेंस की क्षमता कितनी होती है, तो उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है वो क्या होती है, धनात्मक। आंसर हो गया बी। दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार किया यानी प्रयोग किया जाता है। दूरदृष्टि को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो वो किया जाता है उत्तल लेंस का। किसका, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। वोल्टमीटर का कार्य है, वोल्टमीटर का कार्य क्या होता है, तो वो कार्य होता है विद्युत परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापना। इसका आंसर क्या हो गया, बी हो गया, कि बीच में विभवांतर को क्या करना, मापना होता है। विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है, विद्युत जनित्र का सिद्धांत किस पर आधारित है, तो वो आधारित है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। किस पर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। गैस का द्रव्य में परिवर्तन कहलाता है, तो गैस का द्रव्य में परिवर्तन क्या कहलाता है, संघनन कहलाता है। इसका आंसर सी हो गया। अगला प्रश्न, पदार्थ के कणों को एक साथ बांध कर रखने वाला बल कहलाता है, क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है हमारा अंतराण्विक बल। क्या कहलाता है, अंतराण्विक बल कहलाता है। अगला प्रश्न, दो असमान घनत्व वाले अमिश्रणीय द्रव्य पदार्थ को किस विधि द्वारा अलग किया जा सकता है। क्या बोल रहा है प्रश्न, कि दो जो असमान घनत्व वाले अमिश्रणीय द्रव्य पदार्थ है उनको किस विधि के द्वारा अलग किया जा सकता है, तो वो किया जा सकता है पृथक की विधि के द्वारा। किसके के द्वारा, पृथक्करण की विधि के द्वारा। निम्नलिखित में से भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, निम्नलिखित में से भौतिक परिवर्तन का उदाहरण क्या है मास्टर जी, तो वो है जल का जमना। आंसर हो गया सी। अमोनिया में नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी होती है, तो अमोनिया में नाइट्रोजन की संयोजकता जो होती है वो होती है 3। कितनी होती है, 3 होती है। अगला प्रश्न, परमाणु के नाभिक के नज़दीक कौन सी कक्षा होती है, तो परमाणु के नाभिक के बीच जो कक्षा होती है सबसे नज़दीक वो होता है हमारा के। जैसे देखिए 7 होता है ना, नाभिकों की संख्या कितनी है, 7 है। अब इस प्रकार से मान लीजिए ये हमारे परमाणु का केंद्र है, तो के, फिर उसके बाद आ गया एल, फिर आ गया एम, एन, ओ, पी, क्यू। अगर सबसे दूर का पूछ ले कि परमाणु के नाभिक के नज़दीक का पूछा है, सबसे दूर का पूछ ले तो कौन सा हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो गया, के हो गया। के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू 7 होते हैं इसकी संख्याएं, ये भी याद रखना है। निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा लोहे की कड़ाही को जंग लगने से बचाया जा सकता है, किस विधि के द्वारा बचाया जा सकता है, तो वो बचाया जा सकता है जस्ता की परत चढ़ाकर। आंसर क्या हो गया, बी हो गया। कौन सा हाइड्रोकार्बन के ताप पर ठोस होता है, कौन सा हाइड्रोकार्बन के ताप पर ठोस होता है, तो वो होता है C20H42 के हाइड्रोकार्बन के कमरे के ताप पर ठोस होता है। इसका आंसर क्या हो गया, सी हो गया। अगला प्रश्न है हमारा, संविधान के मूल अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए परामर्शदाता समिति के अध्यक्ष थे। कौन थे परामर्शदाता के समिति के अध्यक्ष? इसके मैं इतनी ट्रिक से अच्छे से बताई हूँ, एक शॉर्ट वीडियो है, इसकी आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। तो वो कौन थे, तो वो थे हमारे सरदार पटेल। कौन थे, सरदार पटेल थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसका आंसर क्या हो गया, सी हो गया। अगला प्रश्न हमारा, उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के लिए कहाँ पर वकालत करने की मनाही है। जो उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं, जो सेवानिवृत्त यानी रिटायर हो जाते हैं, उनको वकालत करने की मनाही है। कहाँ पर, तो भारत के किसी भी न्यायालय में उनको मनाही है, वो वकालत नहीं कर सकते हैं। आंसर क्या हो गया, बी हो गया। अगला प्रश्न है हमारा, राज्य की वास्तविक कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है। तो ये तो राज्य की कार्यपालिका जो शक्ति है उसका प्रयोग मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, निम्न में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है। राज्य सूची के अंतर्गत तो वो आता है हमारा कृषि। कृषि जो है राज्य सूची के अंतर्गत आता है। दंड हो गया, शिक्षा हो गया, विधि हो गया, रक्षा हो गया, ये सब किसके अंतर्गत आता है, तो ये आता है समवर्ती सूची के अंतर्गत। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न, अल्पसंख्यकों के लिए किस वर्ष राष्ट्रीय आयोग बनाया गया था। अल्पसंख्यकों के लिए पूछ रहा है, तो अल्पसंख्यकों के लिए किस वर्ष राष्ट्रीय आयोग बनाया गया था, तो वो बनाया गया था 1992 में। कब बनाया गया था, 1992 में बनाया गया था। इसका आंसर क्या हो गया, डी हो गया। आगे बढ़ते हैं। 79 प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष तक होता है। अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल, जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है उसका कार्यकाल कितना होता है, तो वो होता है 2 वर्ष का। कितने वर्ष का, 2 वर्ष का। राज्य के अधीन क्या है,
राज्य के अधीन क्या है? केवल ब्रह्म संप्रभुता, केवल आंतरिक संप्रभुता, आंतरिक एवं बाह्य दोनों संप्रभुता। तो इसका आंसर सी हो जाएगा कि राज्य के अधीन दोनों संप्रभुताएं हैं। भारतीय संविधान में मताधिकार से क्या अभिप्राय है? तो भारतीय संविधान में मताधिकार से प्राय है वोट देने का अधिकार। इसका आंसर हो गया बी। नगर पालिका में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित होती हैं? कितनी सीटें आरक्षित होती है? तो 1/3। इसका आंसर सी। अगला प्रश्न हमारा, जो व्यक्ति किसी स्टेट में नहीं रहता है वह या तो संत होता है या पशु। यह किसने कहा था? वाह, क्या वाक्य है कि जो व्यक्ति किसी स्टेट में नहीं रहता है वह या तो संत होता है या पशु होता है। यह किसने कहा था? तो यह कहे थे हमारे अरस्तु। आंसर हो गया डी। अगला प्रश्न, किसी व्यक्ति के वास्तविक जीवन का स्तर का आकलन किया जा सकता है। वास्तविक जीवन का बोल रहा है कि स्तर का आकलन किसके द्वारा किया जा सकता है? तो वो किया जा सकता है प्रति व्यक्ति आय के द्वारा। इसका आंसर क्या हो गया? सी हो गया। अगला प्रश्न हमारा, अगला प्रश्न है, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? देखिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना पूछ रहा है कि किस मॉडल पर आधारित हो। तो ये सभी को पता होगा प्रथम पंचवर्षीय योजना कि हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी। कब से कब तक? तो 1951 से 56 तक। 1951 से 56 तक किस पर आधारित थी? तो इस मॉडल पर। डीपी धर मॉडल ये कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? तो ये 5वीं पंचवर्षीय योजना जो डीपी धर मॉडल पर आधारित थे। 5वीं पंचवर्षीय योजना में सबसे अधिक किस पर बल दिया गया था? तो गरीबी उन्मूलन पर बल दिया गया था। और नेहरू महालनोबिस मॉडल ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना इस पर आधारित थी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसका आंसर बी हो गया। भारतीय अर्थव्यवस्था के स्वरूप के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प सही है? भारतीय अर्थव्यवस्था के स्वरूप के बारे में बोल रहा है कि कौन सा एक विकल्प सही है? तो वो विकल्प सही है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था है। बिहार में धान के फसल उत्पादन में सबसे अग्रणी जिला कौन सा है? बिहार में धान के फसल के उत्पादन में सबसे अधिक जो अग्रणी जिला है वो है हमारा रोहतास जिला। कौन सा जिला? रोहतास जिला। अगला प्रश्न, महाविस्फोट सिद्धांत संबंधित है। महाविस्फोट सिद्धांत किससे संबंधित है? तो वो है ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। किससे? ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा संयंत्र शक्ति तथा खाद्य दोनों दे सकता है? कौन सा संयंत्र शक्ति तथा खाद्य दोनों दे सकता है? तो वो दे सकता है हमारा बायोगैस संयंत्र। आंसर क्या हो गया? सी हो गया। इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है? किसने कहा था? यह किसने पहली बार व्याख्या किया था? तो वो किए थे आर्यभट्ट। आर्यभट्ट। आंसर ए। चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते हैं क्योंकि? वाह, चंद्रमा के धरातल पर जो एक दो व्यक्ति होंगे वो एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते हैं क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होता है। इसका आंसर क्या हो गया? बी हो गया। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से कौन सा एक समय की प्राकृतिक इकाई नहीं है? एक समय की प्राकृतिक इकाई नहीं है कौन सा? तो वो है मानक समय। आंसर क्या हो गया? सी हो गया। सवाना का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पर है? तो सवाना का सर्वाधिक विस्तार जो है वो है अफ्रीका में। सबसे अधिक विस्तार कहाँ है? तो अफ्रीका में है। आंसर हो गया ए। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है? तो देखिए, भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में पूछ रहा है कि कौन सा जिला जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है? तो वो है कच्छ जिला जो कि गुजरात में है। अगर ये प्रश्न पूछता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा राज्य सबसे बड़ा है? तो वो हो जाएगा राजस्थान। ठीक है, लेकिन इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। लेकिन कहीं कहीं पर जो है लद्दाख को भी कहा जाता है, तो आप लोग एक बार कंफर्म हो लीजिएगा, नहीं तो फिर आप लोग कमेंट्स करेंगे कि इसका आंसर ये होगा। आगे बढ़ते हैं। 95, निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है? कौन सी है? तो वो है बुल्लर झील। ये तो सबको पता होगा। इसका आंसर क्या हो गया? बी हो गया। अगला प्रश्न हमारा, किस राज्य सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण करने हेतु एक नई जनसंख्या नीति की शुरुआत की है? तो कौन है? तो वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए एक नई नीति की शुरुआत की है। इस तहत इसने यह कहा है कि 2 से अधिक बच्चे वाले व्यक्तियों को सरकारी नौकरी या अन्य सरकारी योजनाएं क्या हैं? नहीं दी जाएंगी, मतलब उसका वो फ़ायदा नहीं उठा पाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न, अपने प्रदूषकों के कारण कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है? अपने प्रदूषण के कारण कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है? वो कहलाती है दामोदर नदी। दामोदर नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो छोटनागपुर का पठार, पलामू की पहाड़ी जो होती है ना, वहाँ पर है। अगला प्रश्न हमारा, राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान कहाँ है? तो वो है नागपुर में। आंसर क्या हो गया? ए हो गया। किस बायोम में सबसे कम तापांतर पाया जाता है? किस बायोम में सबसे कम तापांतर पाया जाता है?
तो वो पाया जाता है सदाबहार वर्षा वन बायोम में। सदाबहार वर्षा वन बायोम में क्या पाया जाता है? तो सबसे कम, भाई वर्षा होगी तो सबसे कम तापांतर तो पाया ही जाएगा। इसका आंसर डी हो गया। निम्नलिखित में कौन सा विश्व का सबसे बड़ा ग्लोब कार्बन उत्सर्जक है? विश्व का पूछ रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा ग्लोब कार्बन उत्सर्जक कौन सा है? तो वो है चीन। विश्व में सबसे बड़ा ग्लोब कार्बन उत्सर्जक चीन है। इसका आंसर क्या हो गया? बी हो गया। अब यहाँ से फ्रेंड्स हमारा मैथ शुरू हो जाता है, तो आप लोग मैथ को देखते चलिए। हो गया ना? एक मिनट 101 101 का हो जाएगा सी। 102 देख लीजिए, तो 102 का हो जाएगा बी। सी नहीं होगा, बी इसका आंसर होगा। इसी प्रकार के प्रश्न मैथ में पूछ रहा है, तो बस मैथ के प्रश्नों को आप लोग देख लीजिए। देखिए इस प्रकार से मैथ के प्रश्न दिए गए हैं। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।